हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक 1 है। बुक 1 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, कार्यपालिका। ठीक है, इस चैप्टर में से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, ये आपकी बुक 1 है। ठीक है, बुक 1 में आपके टोटल 10 चैप्टर आने हैं पेपर में, और 10 चैप्टर में से आज हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने पहले से करा दिया है। चैप्टर नंबर 4 हम आज करा देंगे। ठीक है, तो इससे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझको यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, पीडीएफ वगैरह है, वो आपको यहाँ पे मिल जाए करेगी। देखिए, और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, हमारी वेबसाइट पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे बहुत जल्दी। आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। उसके बाद अगर आप क्लास 11th के हो तो क्लास 11th पे जाना है। इसमें क्लिक करके आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी नोट्स, सब तरह के नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हमने अपडेट करना शुरू करा है। हो सकता है 2 से 4 दिन के अंदर आपके जो नोट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाएं, तो आप इस पर विजिट जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। देखिए, सरकार सरकार आप जानते हैं सरकार का क्या महत्व होता है। किसी भी देश में शासन चलाने का कार्य जो होता है वो सब वहाँ की सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर हम भारत की सरकार को देखें तो हमारी सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक है हमारा विधायिका, ठीक है, फिर है हमारी कार्यपालिका, और तीसरे नंबर पे है हमारी न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के द्वारा, ठीक है, सरकार का जो कार्य होता है वो किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ना, वो डेडिकेटेड है कार्यपालिका पे, यानी इस चैप्टर में हम कार्यपालिका को ही पढ़ेंगे। आगे विधायिका और न्यायपालिका के ऊपर आपके सेपरेट चैप्टर हैं। जब हम विधायिका में जाएंगे तो विधायिका को डिटेल में पढ़ेंगे, न्यायपालिका में वाले चैप्टर में जाएंगे तो न्यायपालिका को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम कार्यपालिका को समझेंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, सरकार के प्रमुख अंग हैं। अब देखो ये तीनों कैसे काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं। जो विधायिका है, विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका क्या काम करती है, कानून को बनाने का काम करती है। अब जो कानून विधायिका बनाती है उसको लागू कौन करवाती है, लागू करवाने का काम होता है कार्यपालिका का। यदि इनके बीच में कभी कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो न्यायपालिका उसके लिए उसका सुलझाव करवाती है। आगे देखिए, ये तीनों अंग मिलकर शासन का कार्य करते हैं और जन कल्याण यानी जनता के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, आसान है, आगे देखते हैं। संविधान के द्वारा इन तीनों अंगों में तालमेल, संतुलन बनाया जाता है। ठीक है, इन तीनों अंगों में जो तालमेल बना रहता है वो किसके जरिए बना रहता है, संविधान के जरिए। आपने देखा होगा कई बार विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है। ठीक है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए हमारा जो संविधान है कहीं ना कहीं एक तालमेल बनाए रखता है इन तीनों के बीच में, आपस में एक तालमेल बना रहे, उसमें संविधान हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझते हैं हम सीधा सीधा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है, या फिर आपसे ऐसे पूछेंगे बताइए कार्यपालिका क्या क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है इसका। तो देखते हैं। कार्यपालिका जो है बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको ऐसे लिखना है पेपर में कि कार्यपालिका से अभिप्राय लोगों के ऐसे समूह से है जो नियम, कायदे, कानूनों को लागू करवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या बताया था, विधायिका जो है वो कानून बनाती है। विधायिका ने तो कानून बना दिया, उसको लागू करवाने का काम किसका है, कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका में कोई अकेला आदमी थोड़ी होता है जो पूरा काम कर लेगा, तो उसमें लोगों का समूह होता है। वो लोगों का समूह कौन कौन सा है आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का लागू करवाने का कार्य जो है वो कार्यपालिका करती है। ठीक है, आगे देखो, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत मैंने बताया था ना, कार्यपालिका जो है ये लोगों का एक समूह है। इसमें प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी आ जाते हैं, ठीक है, इसमें मंत्री भी आ जाते हैं, इसमें जो सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो सिविल सेवा के जो सदस्य होते हैं, जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर हो जाएंगे, आईपीएस ऑफिसर हो जाएंगे, ठीक है, आईआरएस वगैरह हो जाते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो पूरी की पूरी इसमें काम करती है। तो कार्यपालिका क्या है, पूरा एक सदस्य है, पूरा सरकारी कर्मचारियों का जो तंत्र है
वो कार्यपालिका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए विधायिका ने एक कानून बना दिया कि 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल में एजुकेशन जो है सरकारी स्कूल में वो फ्री होगी। ठीक है, उनको फ्री में किताबें मिलेंगी, उनको फ्री में, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, उनको फ्री में जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो सब मिलेगी। मान लीजिए विधायिका ने कुछ ऐसा कानून बनाया, अब उसको लागू करवाने का काम किसका है? आप सीधा सीधा कहोगे कार्यपालिका का। कार्यपालिका में क्या होगा, एक आदेश जारी हो जाएगा उसको लागू करवाने के लिए। फिर उसको लागू कौन करवाएगा? ठीक है, आपके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे वो उस जो सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है उसको लागू करवाने का काम करेंगे। फिर आपके स्कूल में जो आपके प्रिंसिपल टीचर्स हैं वो सब मिलकर उस जो कानून आया उसको फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा सरकारी कर्मचारियों का जो तंत्र है वो लग गया है किस चीज में? उस कानून को फॉलो करवाने में। क्लियर है? यानी कि कार्यपालिका समझिए कितना बड़ा होता है, कार्यपालिका में पूरा सरकारी तंत्र आ जाता है, सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं। आगे देखते हैं। अब कार्यपालिका को देखो दो हिस्सों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, कार्यपालिका वैसे दोनों ही कार्यपालिका है, एक स्थायी कार्यपालिका है, एक अस्थायी कार्यपालिका है, लेकिन हमको दोनों को अच्छे से समझना है। देखिए, स्थायी कार्यपालिका जो परमानेंट होता है, यानी कि नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, इसमें बड़े बड़े आपके अधिकारी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नौकरशाही में सिविल सर्वेंट जैसे आपके आईएएस ऑफिसर हो जाते हैं, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर हो जाते हैं, ये सारे सिविल सर्वेंट होते हैं, ये सभी मिलके, और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं बड़े बड़े रैंक के, ठीक है, उसके अलावा जो छोटे कर्मचारी होते हैं सरकारी वो भी, ये सभी क्या है? स्थायी कार्यपालिका है। इनको मैं स्थायी क्यों कह रहा हूँ? स्थायी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इनकी भर्ती होती है, ठीक है, जब कोई, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ आईएएस ऑफिसर का, जब आईएएस ऑफिसर अपना एग्जाम देता है, एग्जाम क्लियर करता है, इंटरव्यू क्लियर करता है, अपनी जॉब लेता है, ठीक है, जब उसकी भर्ती होती है तो उसके बाद एक डेट निश्चित हो जाती है कि भाई इतने साल के बाद इस एज में ये व्यक्ति क्या होगा? रिटायर हो जाएगा। यानी कि 60 साल 62 साल जो भी उसकी एज होगी रिटायरमेंट की, तब तक वो अपनी नौकरी करेगा। ठीक है, ये चीज परमानेंट हो जाती है, एक लंबे समय के लिए हो जाती है। और ये लोग ट्रेनिंग प्राप्त लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, आप ये सारी खूबियां होती है स्थायी कार्यपालिका की। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अस्थायी कार्यपालिका, जिसको हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, पेपर में एक बार एक प्रश्न आया था कि बताइए राजनीतिक कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, उस बच्चे ने क्या करा, वो कह रहा ये वाला टॉपिक तो किताब में है ही नहीं। यानी वो अस्थायी कार्यपालिका तो जानता था लेकिन उसको राजनीतिक कार्यपालिका नहीं पता था। अब देखो क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है शब्दों में कंफ्यूजन रहता है। तो आप बिल्कुल याद रखना, अस्थायी कार्यपालिका कहो या फिर इसको राजनीतिक कार्यपालिका कहो, दोनों का मतलब एक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जो हमारे राजनीतिक कार्यपालिका, क्योंकि इसमें हमारे राजनेता होते हैं, नेता वगैरह, जैसे देखिए हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उनकी कैबिनेट, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, और इनकी हेल्प करने का काम कौन करता है? हमारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, वो पॉलिसी बनाने में, नीति बनाने में इनकी मदद करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि कार्यपालिका को हम दो हिस्सों में बांटकर देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक स्थायी कार्यपालिका हो जाएगी, एक अस्थायी कार्यपालिका हो जाएगी। अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहेंगे। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका में जो हमारा ब्यूरोक्रेसी होता है, सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट आ जाते हैं, सिविल सर्वेंट हमारे जैसे कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, ये स्थायी कार्यपालिका है। इनको स्थायी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पढ़ लिख कर आते हैं, ठीक है, एग्जाम पास करके आते हैं, नौकरी में लगते हैं और इनके एक रिटायरमेंट की डेट होती है, एक लंबे समय के लिए कार्य करते हैं, इसलिए ये स्थायी है। लेकिन दूसरी तरफ है अस्थायी कार्यपालिका। देखो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो होते हैं 5 साल के लिए बनकर आते हैं। ठीक है, 5 साल से पहले भी हो सकता है चले जाएं। ठीक है, और 5 साल के बाद कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से वही व्यक्ति जीत कर आएगा या दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? अस्थायी कार्यपालिका। लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक बार सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी बन जाता है तो उसकी एक गारंटी हो जाती है कि इतने वर्ष तक वो कार्य कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको स्थायी और इसको अस्थायी कहा जा रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए। अब अगर मान लो मैं इसको काट दूं यहां पर और मैं यहां पे लिख दूं अस्थायी
ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए, तो क्या ये अलग हो जाएगा? नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को शब्दों में, तो इन शब्दों को समझते हुए चलना है। दोनों का मतलब सेम है, चाहे अस्थायी का हो चाहे राजनीतिक का हो, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जिसमें हमारे नेता वगैरह होते हैं। ठीक है, इनको समझते हैं। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति या जो हमारे नेता वगैरह हैं, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है हमारी अस्थायी कार्यपालिका। समय से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए कोई सरकार बनी तो वो 5 साल चलेगी। अगर वो बहुमत खो दे 10 दिन बाद, तो वो 10 दिन बाद गिर जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद अपने कार्यों में निपुण नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि नेता बनने के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन वगैरह की तो जरूरत है नहीं। अगर आप चपरासी की भी नौकरी करने जाते हो तो उसके लिए भी आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, पढ़ाई होनी चाहिए, पेपर देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन नेता बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ऐसे भी नेता हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे भी नेता हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, दोनों तरह के नेता हैं देश में, ऐसा नहीं है कि सारे ही नेता अनपढ़ होते हैं, सारे ही नेता पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बंधन नहीं है इस चीज़ का कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप नेता नहीं बन सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये लोग निपुण नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं स्थायी कार्यपालिका की, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ये लोग जो होते हैं ये रिटायरमेंट की आयु तक, इनकी जो रिटायरमेंट की एज है तब तक ये कार्य करते हैं, एक लंबे समय तक कार्य करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, ये अपने कार्य में दक्ष होते हैं और निपुण होते हैं। दक्ष मतलब बिल्कुल आप ये समझ लो कि भाई पढ़े लिखे समझदार एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, दक्ष होते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग ले रखी होती है, प्रवीण होते हैं। दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका, क्योंकि अब नेता जो हैं वो सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है इनकी, तो राजनीतिक कार्यपालिका को ये मदद करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो कोई कानून बनाया जाता है, कोई मसौदा तैयार किया जाता है, तो क्या वो नेता अपने आप ही बना लेते हैं सारा? नहीं, उसके पीछे जो पॉलिसी का जो निर्माण होता है, पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसके पीछे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं सहायता करते हैं, तब जाके ये चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर आपके पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आगे देखते हैं। अब हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या सभी देशों में, अलग अलग देशों में एक जैसी कार्यपालिका होती है? क्या सभी देशों में, चाहे मैं बात करूं अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, इटली, जर्मनी, जापान, किसी भी देश की बात करूं, क्या दुनिया के सभी देशों में एक जैसी कार्यपालिका होती है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा नहीं। ठीक है, नहीं, यानी सभी देशों में एक जैसी कार्यपालिका नहीं होती है। सभी देशों में अपने अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। कार्यपालिका को अगर हम देखें, वर्गीकरण करें उसका, तो 3 प्रकार की होती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस देश में किस प्रकार की कार्यपालिका है। ठीक है, कहाँ पे कैसा सिस्टम है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आप समझ जाओगे। देखो, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनकी जो कार्य हैं और उनकी जो शक्तियां हैं, वो भारत का जो प्रेसिडेंट है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनके कार्य और उनकी शक्तियों से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यपालिका जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अमेरिका की कार्यपालिका, यानी यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को कंपेयर करते हैं इंडिया के राष्ट्रपति से, तो उनकी जो शक्तियां हैं, उनके जो कार्य हैं, वो अलग होते हैं। क्लियर है? और 2-4 एग्जांपल और देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे ब्रिटेन में राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट है, तो ब्रिटेन में जो महारानी है उसके जो काम है, उसकी जो शक्तियां हैं, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं भूटान के राजा से, तो वो क्या मिलता है? बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या पता लगता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में कार्यपालिका जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। आगे देखते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, और यहाँ पे जहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पे पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, तीनों को बताऊंगा आपको, आपका अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, ये तीनों बताऊंगा। यहाँ पे आप बस समझ लो, यहाँ पे बस इतना समझना है कि दुनिया के देशों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है, यही आपको बताया गया है। ठीक है, तो कनाडा में सिस्टम अलग है। यहाँ की जो महारानी एलिजाबेथ है
है, जो तृतीय है वो राज्य की प्रधान है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल अलग है। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होते हैं दोनों ही होते हैं। यहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो होंगी वो अलग अलग होंगी। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे जापान में देखते हैं, जापान में संसदीय व्यवस्था होती है। इसमें राजा जो होता है वो राज्य का यानी देश का प्रधान होता है। ठीक है, राज्य का प्रमुख है, और जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान है यानी वो सरकार का प्रमुख होता है। इटली में संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जर्मनी में संसदीय व्यवस्था है। तो हर देश में एक अलग व्यवस्था है। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। अब आपको समझ में क्या आना चाहिए, ये अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है, ये संसदीय व्यवस्था क्या होता है, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार बता देता हूँ। ठीक है, यहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीन प्रकार होते हैं उसके मेनली, उन तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इनमें से किसी में भी पूछ लेंगे। देखो तीन प्रकार कौन से हैं, एक तो है अध्यक्षात्मक, ठीक है, दूसरे नंबर पे है अर्ध अध्यक्षात्मक, तीसरे नंबर पे यहाँ पे दे रखा है संसदात्मक, या फिर इसको संसदीय कार्यपालिका भी कहते हैं। ठीक है, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, संसदात्मक हो संसदीय हो एक ही है। अब इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी पूछ लेंगे, तो आपको तीनों पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम अध्यक्षात्मक पे। देखिए जिस देश में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है उस देश में क्या होता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती है वो ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है। ठीक है, सत्ता से है, यानी राज्य का और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। ठीक है, देश में और सरकार में दोनों का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या है, ज्यादा शक्ति है, यानी राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, यानी लोग डायरेक्ट जाएंगे, वोट करेंगे और वोट करके अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्या भारत में भी लोग डायरेक्ट अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं? तो भारत में नहीं चुनते, भारत में डायरेक्ट नहीं चुनते। ठीक है, वहाँ उसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। तो भारत में अलग सिस्टम है, अमेरिका का बता रहे हैं, जैसे अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका जैसे देशों में, ब्राजील में, लैटिन अमेरिका में ये वाली व्यवस्था चलती है। और जिन देशों में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है वहाँ पे कौन पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर पे है अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनके बीच में, देखते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक की बात करूं तो यहाँ पे राष्ट्रपति भी होते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी होते हैं, यानी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है उसको संसदीय व्यवस्था के विपरीत ज्यादा शक्तियां मिली होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, राष्ट्रपति को संसदीय व्यवस्था के विपरीत, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ पे उसके विपरीत यानी उसके अपोजिट यहाँ पे राष्ट्रपति को भी शक्तियां होती हैं। यानी जो प्रशासन का जो कामकाज होता है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो केवल नाम मात्र का नहीं होता। ठीक है, अर्ध अध्यक्षात्मक की बात कर रहे हैं। कहाँ पे होता है ऐसा शासन, फ्रांस में आपको ऐसा शासन दिखेगा। ठीक है, फ्रांस के अलावा आपको श्रीलंका में दिखेगा, रसिया में दिखेगा, इन देशों में। अगर मैं अब बात करता हूं संसदीय, इसको संसदात्मक कार्यपालिका या फिर इसको संसदीय भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको संसदीय भी कह सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सरकार का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है, दोनों पद होते हैं, लेकिन सरकार का जो प्रमुख है वो होगा प्रधानमंत्री। विधायिका में बहुमत दल वाले जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और विधायिका के प्रति ये जवाबदेह भी होता है। यहाँ पे राष्ट्रपति या राजा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति है, लेकिन हो सकता है कि किसी देश में संसदीय व्यवस्था हो पर वहाँ पे राष्ट्रपति की जगह राजा हो, ऐसा भी होता है। तो राष्ट्रपति या राजा होते हैं यहाँ पे, लेकिन नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, नाम मात्र के प्रधान। असली जो ताकत होती है ना संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, तो क्लियर है। कौन से देशों में ऐसा शासन है, जर्मनी, जापान, इटली, पुर्तगाल। ठीक है, इन देशों में ऐसा शासन है। तो यहाँ पे आपको अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदीय तीनों के बारे में पता लगा। अध्यक्षात्मक जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति के पास पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं।
अगर यहाँ पे बात करें संसदीय व्यवस्था की, तो यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति या राजा यहाँ पे होता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, क्या भारत में अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, या भारत में संसदीय कार्यपालिका है या संसदीय प्रणाली है। देखो, भारत में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ज्यादा ताकतवर नहीं होता, प्रधानमंत्री ताकतवर होता है, ये तो आपको पता है। यानी इसका मतलब राष्ट्रपति ताकतवर नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर है कि भाई अध्यक्षात्मक सिस्टम तो अपने देश में है नहीं। अब बच रहे हैं दो सिस्टम, या तो अर्ध अध्यक्षात्मक होगा या संसदीय होगा। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या पढ़ा था हमने कि वहां पे राष्ट्रपति के पास कुछ ताकत होती है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास उतनी ज्यादा ताकत नहीं होती जितने प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, भारत में संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, संसदीय कार्यपालिका है। क्लियर है? आगे देखते हैं। थोड़ा सा ना डिटेल में समझना, आराम से समझना, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, यानी जब हमारे संविधान सभा के लोग, संविधान सभा के सदस्य संविधान बना रहे थे, तब तक भारत को ये 1919 और 1935 का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, इसके अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। कहने का मतलब है कि हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय अंग्रेजों ने ये एक्ट लेकर लगा रखे थे भारत में, 1919 और 1935। ये जो 1919 1935 का कानून है, ये किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। इतना तो आपको पता ही है। तो भारत ने इस कानून के तहत कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था का एक्सपीरियंस तो ले लिया था। बेशक से हम गुलाम थे, लेकिन हमें सिस्टम तो पता था। तो ये है, तो इस अनुभव से हमने ये सीखा था कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है उसको कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा अच्छे तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो जाए, राष्ट्रपति बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो क्या होगा? समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं उस नियंत्रण कर पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पे, ठीक है, संसदीय कार्यपालिका को चुना गया, ताकि मतलब एक कंट्रोल बना रहे। आगे देखो, भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जो भारत की जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो और उत्तरदायी हो। यानी हमारे संविधान बनाने वाले जो व्यक्ति थे, वो ये चाहते थे कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी सरकार हो जो हमारी जनता की आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह हो, यानी जनता के लिए काम करे। इसलिए उन्होंने क्या करा, संसदीय व्यवस्था को चुना था, ठीक है। और समझते हैं, संसदीय कार्यपालिका की जगह हमारे पास एक और ऑप्शन था, वो था अध्यक्षात्मक। अब अध्यक्षात्मक में आप जानते हो, जहां पे अध्यक्षात्मक शासन होता है वहां पे राष्ट्रपति बहुत ताकतवर हो जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन अगर हम इसको अपनाते तो इसका नुकसान होता। अब क्या नुकसान होता भाई अगर हम इसको अपनाते? तो देखो, इसका नुकसान ये होता कि अगर हम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को मुख्य कार्यकारी के रूप में अगर अपनाते तो राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है, क्योंकि ये व्यवस्था राष्ट्रपति को बहुत बल देती है। सारी शक्तियों का स्रोत जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, सबसे ज्यादा ताकत राष्ट्रपति के पास चली जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति पूजा का खतरा बन जाता है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। अब यहाँ पे व्यक्ति पूजा का मतलब क्या है? आप ये मत सोचना कि अगर हमारे देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती, राष्ट्रपति बहुत ताकतवर होता, तो हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर व्यक्ति की पूजा करते। यहाँ पे व्यक्ति पूजा का मतलब वो वाली पूजा नहीं है, कहीं आप ऐसा समझ लो। व्यक्ति पूजा का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई एक है जो बहुत ताकतवर है तो उसकी तानाशाही चल सकती है, तो लोग कहीं ना कहीं डर कर उसी का सपोर्ट कर देंगे। इस तरीके की बातें हैं, ठीक है। इसका एक हिडन मतलब होता है इसका। आगे देखिए, संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, यानी एक ताकतवर कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे संसदीय व्यवस्था में ऐसा है, कोई भी कितना भी ताकतवर पद हो, लेकिन वो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता इस चीज को पहले से समझ रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, भारत में संसदीय व्यवस्था, ठीक है, लेकर आए थे। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है, और उससे नियंत्रित भी होगी। ये सिस्टम है। इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अध्यक्षात्मक सिस्टम को नहीं अपनाया, बल्कि
ये संसदीय व्यवस्था को अपनाया, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ नियंत्रण में रहता है। आगे देखिए, संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय यानी केंद्र के लेवल पे और राज्यों के लेवल पे, प्रांत के लेवल पे, दोनों ही लेवल पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार करा है। हमारे यहाँ पे केंद्र में जो सरकार होती है, ठीक है, जैसे केंद्र में हमारा एक प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट होता है, सेम इसी मॉडल पे इसी तरीके से हमारे राज्यों में भी सरकार होती है। राज्य में प्राइम मिनिस्टर की जगह क्या हो जाता है, चीफ मिनिस्टर हो जाता है, यानी जिसको सीएम कहते हैं, हिंदी में बोले तो अगर इसको मुख्यमंत्री कहते हैं। और प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है उसकी जगह यहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। तो सेम ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पे केंद्र में भी है और राज्य में भी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान है। औपचारिक का मतलब नाम मात्र का प्रधान है। प्रधानमंत्री जो है और उसकी जो कैबिनेट है वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को चलाते हैं। यानी असली पावर अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्र के स्तर पे, तो प्राइम मिनिस्टर के पास है हमारे, और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मिलकर शासन चलाती है। राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां हैं लेकिन वो औपचारिक है, यानी नाम मात्र की हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से, ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई है। औपचारिक रूप का मतलब एक फॉर्मेलिटी मान लीजिए, नाम मात्र का। लेकिन जो वास्तव में जो शक्तियां हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पास होती हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ही मतलब एक तरह से शासन चलाता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सीधा जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें सीधा जनता शामिल नहीं होती। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर देखा हो चुनाव वाला, तो मैंने आपको उसमें राज्यसभा के चुनाव बताए थे और राष्ट्रपति के चुनाव बताए थे। दोनों ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होते हैं। यानी हम डायरेक्ट वोट नहीं देते राष्ट्रपति के लिए, हमारे द्वारा जिताए गए जो एमएलए वगैरह होते हैं, हमारे जो विधायक वगैरह होते हैं, वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आम नागरिक नहीं करता, बल्कि जो हमारे द्वारा जो निर्वाचित जो हमारे एमएलएज होते हैं, एमपी वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे विधायक सांसद होते हैं, वो लोग करते हैं। और ये कौन सी, इसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके जरिए होता है, ठीक है। इसमें जो एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत होता है उसके अनुसार इसका चुनाव किया जाता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे, पिछले से पिछले क्वेश्चन पेपर को, तो आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में कि बताइए राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसकी पोस्ट से कैसे हटाया जा सकता है। तो एक तरीका है, वो है महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है, जब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे यानी दुरुपयोग करे, या फिर हमारे संविधान की अवहेलना करे, संविधान को ना माने, संविधान में जो उसको शक्तियां दे रखी है उसके खिलाफ जाए, तब ऐसे में राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। महाभियोग में आरोप साबित होगा तभी हटाया जा सकता है, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ना बहुत मुश्किल होती है, और महाभियोग के द्वारा किसी को हटाया जाना बहुत ही मुश्किल होता है, आसानी से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस बनाया गया है हमारे संविधान में। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, यानी उसने संविधान का उल्लंघन करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहा, केवल तभी लगाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और उसकी स्थिति। अब आप सोचोगे जब असली शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास ही होनी थी तो फिर राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियां होती है, उसको देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान होता है। मान लीजिए किसी समय में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो ऐसे टाइम पे राष्ट्रपति कहीं ना कहीं देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। इसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी शक्ति मिली हुई है, विधायी शक्ति मिली हुई है, कानूनी शक्ति मिली हुई है और आपातकालीन शक्तियां भी मिली हुई है। संसदीय व्यवस्था में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है, यानी प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण उसके कैबिनेट पे होता है और कैबिनेट के सलाह के बाद ही कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, आप जानते हैं, क्योंकि बिना लोकसभा में बहुमत के तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये वास्तविक कार्यकारी होते हैं, यानी इनके पास असली शक्तियां होती हैं। ज़्यादातर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ती है। मोस्टली जो मामले होते हैं
प्रधान, ठीक है, यहाँ पे देखो ज़्यादातर मामलों में जो राष्ट्रपति है उसको कहीं ना कहीं मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कैबिनेट के खिलाफ कोई काम नहीं ले कर सकता, कोई फैसला नहीं ले पाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए, राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्री परिषद, देखो जो मंत्री, कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो, कैबिनेट में जो कार्यवाही होती है, जो फैसला लिया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। इसको राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कहा जाता है। जो भी हो रहा है सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। आगे देखो, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाने वाली जो भी सूचनाएं हैं वो उसको प्रदान करे, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की जो समस्या होती है, देश में जो करंट मुद्दे चल रहे होते हैं उस पर विचार व्यक्त करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की जो सलाह है उसको वापस लौटा सकता है। मान लीजिए मंत्री परिषद ने कुछ फैसला लिया है, राष्ट्रपति ने उसको देखा, तो राष्ट्रपति को लगता है इसमें कोई कमी है, तो वो उसको वापस लौटा देगा और कहेगा कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करो, यानी दोबारा से इस पे विचार करो, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। अब ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पे, अपनी विवेक का, अपने दिमाग का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कुछ कानूनी रूप से इसके अंदर कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो जो मंत्री परिषद से अपने निर्णय को दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति कहता है। लेकिन अगर मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद भी सेम वही चीज दोबारा से राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दे आगे, तो ऐसे में फिर राष्ट्रपति मजबूर हो जाता है, उसको वो बात माननी ही पड़ती है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति मजबूर हो जाता है बेशक से। अब देखो, जैसे राष्ट्रपति ने बोला भाई इसमें मुझे कुछ कमियां लग रही है, इसको सुधार लो, लेकिन उन्होंने दोबारा देखा, उन्हें लगा कि इसमें तो कोई कमी नहीं है, उन्होंने वापस भेज दिया। अब राष्ट्रपति उस पर रोक नहीं लगा सकता। तो ये है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होती है, ठीक है, जिसको निषेधाधिकार भी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि संसद के द्वारा कोई पारित विधेयक है, कोई विधेयक, उसमें धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, धन विधेयक पे नहीं, उसके अलावा जो विधेयक होते हैं उसमें राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति को लगता है कि भाई कुछ कमी है या उसमें विलंब करना चाहे, तो वो वीटो पावर कहता है, तो उसमें रोक, कुछ समय के लिए उसको रोक सकता है, ठीक है, या स्वीकृति देने से उसको मना कर सकता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा भी सकता है, पर उस पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है। मान लो अगर वो पुनर्विचार करके भी भेज दे, फिर राष्ट्रपति को उसको परमिशन देनी ही पड़ती है, ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब क्या होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आता है, जो बहुमत दल वाला, जो जिसका बहुमत मिला होता है, फिर उसको राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसको इनविटेशन देता है। तो नॉर्मली क्या होता है, लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत तब होती है जब किसी एक को बहुमत ही ना मिला हो, समस्या वहाँ होती है। देखिए, यदि मान लीजिए चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, यदि मान लीजिए गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता दावा करने लग जाए, मान लीजिए गठबंधन की सरकार बन रही है, किसी को बहुमत नहीं मिला, 2 या 3 व्यक्ति ऐसे आ जाएं जो बोले भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अब राष्ट्रपति के सामने समस्या ये आ जाती है कि बहुमत तो किसी को मिला नहीं और ये सब आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो फिर राष्ट्रपति उनको बहुमत साबित करने के लिए कहता है, ठीक है। राष्ट्रपति को जिसे लगेगा कि ये सही हो सकता है, ये देश चला सकता है, ठीक है, इसके अंदर योग्यता है या फिर इसके पास बहुमत पूरा है, ये कर सकता है, तो वो अपने विवेक के आधार पे उसको, ठीक है, बना सकता है। तब राष्ट्रपति को निर्णय लेना होता है कि वो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके निर्णय लेना होता है। ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है कि किसको बहुमत का समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार को बना सकता है, कौन सरकार को चला सकता है, यह राष्ट्रपति उस समय में निर्णय लेता है। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है आपके पेपर में, कभी कभी आ जाता है कि राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है। देखिए, यदि मान लीजिए सत्ता दल का समर्थन ना रहे, कोई सरकार है सत्ता में, अब उसने अपना समर्थन खो दिया, ऐसे में क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो होती है उसको हटाया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसे समय में एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख, क्योंकि उस समय में ना तो प्राइम मिनिस्टर बचा हुआ है और ना ही कैबिनेट बची है, तो कोई तो राष्ट्र प्रमुख होगा ना, तो ऐसे समय में राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति होता है, ठीक है।
क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो स्थायी होता है, जो कि सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस समय में राष्ट्रपति का महत्व बढ़ जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मान लो एक और इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो, राष्ट्रपति अनुपस्थित है, बीमार है या कोई भी रीजन हो सकता है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जो होता है वो इस जिम्मेदारी को निभाएगा। ठीक है, यानी इस जिम्मेदारी को उपराष्ट्रपति निभाएगा। तो उपराष्ट्रपति कौन होता है इसको देखें, ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, वो होता है। और राष्ट्रपति की मान लो कभी मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या हम राष्ट्रपति पे महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया गया हो, राष्ट्रपति का पद जो है मान लो वो खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति नहीं है मान लो, तो कौन जिम्मेदारी निभाएगा, उपराष्ट्रपति जो है वो जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। जो ज्यादा ताकतवर हमारे देश में है वो प्रधानमंत्री है। लोकसभा में बहुमत दल का वो नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है उसके पास एक मंत्री परिषद होती है जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, वो उनका प्रधान होता है। यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो दे मान लीजिए, तो वो अपना पद भी खो देगा, और ऐसे में क्या होता है, प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है वो भी चली जाती है। प्रधानमंत्री ये तय करता है कि उसकी मंत्री परिषद में कौन कौन लोग मंत्री होंगे। किसी को रेल मंत्रालय देना है तो प्रधानमंत्री तय करेगा, किसको खेल मंत्रालय देना है, किसको कपड़ा मंत्रालय देना है। ठीक है, ये सारी चीजें तय करने की शक्ति किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होती है, तो देखिए 25 वर्ष का तो कम से कम होना चाहिए। देखो मिनिमम एज है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी आपको 25 साल चाहिए, तो एज मिनिमम जो है वो 25 होनी चाहिए। मैक्सिमम की कोई एज नहीं है, 60 साल 70 साल 80 साल कुछ भी एज हो बन सकता है, लेकिन 25 से कम का नहीं होना चाहिए। बहुमत, ठीक है, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो और भारत का नागरिक हो। यदि प्रधानमंत्री बनने के समय वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद का सदस्य के रूप में निर्वाचित होना भी जरूरी होता है। ये कुछ योग्यताएं होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर की क्या शक्तियां होती है, तो देखो अपनी कैबिनेट को मंत्रालय का आवंटन करने की शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास है। मंत्री परिषद पे उसका पूरा कंट्रोल होता है। विभागों के बीच में तालमेल को स्थापित करता है। मीडिया तक उसकी पहुंच होती है। मंत्री को उसके पद से हटाना, पद पे लाना, ये सारी शक्तियां प्राइम मिनिस्टर के पास है। राष्ट्रपति और संसद के बीच में सेतु यानी पुल का काम जो है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। विदेशी यात्राएं, संधियां, समझौते विभिन्न देशों से करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का ही है। फिर राज्यों में, ठीक है, कार्यपालिका का स्वरूप क्या है इसको समझते हैं। देखिए राज्यों में क्या होता है, अभी तक हम बात कर रहे थे केंद्र की, केंद्र लेवल पे क्या होता है। राज्यों की बात करें तो राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो जिसे राष्ट्रपति केंद्र की सलाह पर नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को नहीं बना सकता, वो केंद्र की सलाह से करता है। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे देश का एक प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसे स्टेट का अपना एक सीएम होता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, जिस प्रकार देखो पैरेलल है दोनों व्यवस्था। 2 तरह की सरकार है भारत में, एक मान लीजिए केंद्र सरकार और एक है राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार पूरे देश को देखती है, ठीक है। राज्य की सरकार जो है वो अपने राज्य को देखती है। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश की सरकार है तो वो हिमाचल प्रदेश के लिए ही काम करेगी, ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र में एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो पूरे देश को देखेगा, इसी तरीके से स्टेट के लिए, राज्य के लिए एक सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे एक राष्ट्रपति है उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो ये पूरा एक जैसा ही सिस्टम होता है, लेकिन केंद्र जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है, आप जानते ही हैं। आगे देखो, अब बात करेंगे स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही पे। इसमें से आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही क्या है उसको समझते हैं। देखिए, शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, पूरी कैबिनेट होती है, हम जानते हैं, लेकिन नौकरशाही भी होती है। नौकरशाही का एक विशाल संगठन जो होता है इसमें शामिल होता है ब्यूरोक्रेसी। सरकार के जो स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले जो प्रशिक्षित प्रवीण अधिकारी हैं, आप देखते हो ना, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, वो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं, देश के लिए पॉलिसी बनाने का काम करते हैं,
ठीक है। तो ये सब इनके साथ होते हैं, और ये नीतियों को बनाने में यानी पॉलिसी को बनाने में, उसको लागू करने में कहीं ना कहीं इनका सहयोग करते हैं, इनकी मदद करते हैं। संसदीय शासन में अगर हम देखें तो विधायिका जो है वो प्रशासन को नियंत्रित करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संसदीय शासन है हमारे देश में, और यहाँ पे विधायिका नियंत्रित करती है पूरे प्रशासन को। हमारी विधायिका देखेगी शासन कैसा चल रहा है नहीं चल रहा। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। दक्ष मतलब एक्सपर्ट लोग, लेकिन ये मशीनरी जो है वो राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है, राजनीतिक रूप से। ठीक है, और नौकरशाही से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, यानी कि अपने देश के प्रति वो उत्तरदायी तो है, लेकिन वो मतलब पार्टियों के प्रति तटस्थ हो। जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, वो किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं करेगा खुलेआम पे। ठीक है, वो अपना वोट किसी को दे सकता है, वोट देने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का किसी सरकार के सहयोग में नहीं लाएगा, उसका तटस्थ होकर काम करेगा, देश के लिए काम करेगा। ठीक है, राष्ट्र के लिए काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप जो है बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब ये बहुत जटिल हो गया है, क्योंकि अब इसमें जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसके जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं, प्रांतीय सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं, स्थानीय सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं, अन्य जो प्रबंधकीय अधिकारी होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये जटिल हो जाता है। हमारे संविधान निर्माता जो है वो गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से जो दक्ष मशीनरी है इसके महत्व को समझते थे। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक जो मशीनरी है, राजनेता है वो अपनी पार्टी के लिए काम करेगा, लेकिन ये जो कर्मचारी होते हैं ये देश के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये सिविल सेवा और नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे, इसीलिए ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये सब अपनी योग्यता के आधार पर चयन करके आते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, रिटायरमेंट की एज तक। भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के जो सदस्य हैं इनकी भर्ती की प्रक्रिया का कार्य जो है वो कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग जो होता है उसको सौंपा गया। ये डिपार्टमेंट है, ये इसके लिए काम करता है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग भी होते हैं जो राज्यों के अंदर जो पीसीएस वगैरह होते हैं उनकी भर्ती के लिए बनाया गया है। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उसको एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं निश्चित कार्यकाल के लिए तो नियुक्त होते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी इन्होंने कोई गलत कार्य कर दिया, संविधान का उल्लंघन कर दिया, तो इनको भी इनके पद से हटाया जा सकता है। इनके पद से हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं वो जांच के आधार पर इनको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, इनको अपदस्थ कर सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस हो गए, पुलिस सेवा जैसे कि आईपीएस हो गए, इनके लिए उम्मीदवारों का चयन जो है संघ लोक सेवा आयोग करता है। ठीक है, और सिविल सेवाओं का वर्गीकरण ऐसे कर सकते हैं, जैसे अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा इसमें आ जाती है। केंद्रीय सेवाओं की बात करें तो भारतीय विदेश सेवा आ जाएगी, भारतीय राजस्व सेवा आ जाएगी। प्रांतीय लेवल पे बात करें तो प्रांतीय सिविल सेवा आ जाएगी। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर जो है डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसको जरूर देखना। हालांकि चैप्टर यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इसके बाद लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको मैं करा